हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स। वर्ल्ड स्क्रीन रिकैप में आपका स्वागत। आज मैं जिस मूवी की कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है रॉब द मॉम, जो 2014 में रिलीज हुई थी। ये एक ट्रू स्टोरी है रॉबर कपल की, जिन्होंने एक नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स इटालियन माफिया के कई क्लब्स को लूटा था। और सिर्फ रिच गैंगस्टर को लूटने के लिए इन दोनों को वो न्यूज़पेपर में मॉडर्न टाइम का बॉनी एंड क्लाइड का नाम दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1991 में न्यूयॉर्क शहर से। टॉमी और उसकी गर्लफ्रेंड रोजी, जो ड्रग्स के नशे में है, वैलेंटाइंस के दिन एक फ्लावर शॉप के बाहर अपनी कार रोकते हैं। टॉमी उस फ्लावर शॉप को लूटने के लिए गन के साथ अंदर जाता है और रोजी बाहर कार में रुकती है। और रॉबरी के बाद जब टॉमी बाहर आ रहा होता है तब हम देखते हैं कि फ्लावर शॉप की ओनर अपनी शॉटगन से उसके ऊपर फायर करती है। उस शॉप के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जिसमें उनकी कार का नंबर कैप्चर हो जाता है। और एक आर्म्ड रॉबरी के लिए उन दोनों को एक जज 18 महीने के लिए जेल की सजा सुनाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। 18 महीनों के बाद रोजी टॉमी से पहले जेल से रिहा हो जाती है और वो ड्रग्स और क्राइम का रास्ता छोड़कर एक कॉल सेंटर में कलेक्शन एजेंट का काम करने लगती है। टॉमी भी अपनी सजा कंप्लीट करके जेल से बाहर आता है, जहाँ रोजी उसे लेने आती है और रोजी उसे भी अपनी तरह कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए कहती है। टॉमी रोजी के बॉस से मिलता है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बाद भी लोगों को जॉब दे देता है, और टॉमी भी रोजी की तरह उस कॉल सेंटर में जॉब करने लगता है। अब वो दोनों साथ में न्यूयॉर्क के क्वींस एरिया में एक अपार्टमेंट रेंट करके रहने लगते हैं और अपने पास्ट में किए हुए क्राइम और जेल की सजा को भूलने लगते हैं। एक दिन अपने घर वापस आते वक्त उन लोगों को इटालियन माफिया के कुछ लोग दिखाई देते हैं और रोजी टॉमी से रास्ता बदलने को कहती है। टॉमी कहता है कि वो इटालियन से नहीं डरता है, इनफैक्ट वो इन सब से नफरत करता है, क्योंकि टॉमी के फादर ने अपनी फ्लावर शॉप खोलने के लिए इनसे पैसे उधार लिए थे। वो और रोजी टीवी पर गैम्लिनो क्राइम फैमिली के नए बॉस जॉन गोटी को देखते हैं, जिसे अभी रिसेंटली FBI ने ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए बने एक नए लॉ डीको के अंडर अरेस्ट किया होता है। और उसे अपने कोर्ट हियरिंग की मीटिंग में सारे देश की मीडिया की अटेंशन मिल रही होती है। टॉमी रोजी से कहता है कि ये सारे इटालियन गैंगस्टर चोर हैं, इन लोगों ने गरीब और मजबूर लोगों से बेहद पैसा लूटा है। एक दिन टॉमी अपने फादर के फ्लावर शॉप पर जाता है और वो अपने छोटे भाई से बात करने लगता है, पर तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे वहाँ से जाने को बोलती है, क्योंकि वो हमेशा कोई क्राइम कमिट करके और लड़ाई कर जेल जाता रहता है। और उसके फादर ने मरने से पहले बहुत मुश्किलों से लोगों सुधार लेके ये फ्लावर शॉप बनाई थी। वो नहीं चाहती थी कि टॉमी अपने छोटे भाई को भी बिगाड़ दे और उन्हें ये शॉप को बंद करना पड़े। टॉमी और रोजी उस कॉल सेंटर में बहुत मेहनत से काम करने लगते हैं, पर वो अपना पूरा दिन वहाँ स्पेंड कर भी ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे होते हैं। और एक दिन वॉशरूम में टॉमी जॉन गोटी के कोर्ट ट्रायल के बारे में पढ़ता है। वो ट्रायल और कोर्ट रूम मीडिया और पब्लिक के लिए ओपन होता है। काम से हाफ डे लेकर जॉन गोटी के ट्रायल में जाता है। वहाँ जॉन के खिलाफ सरकारी गवाह बन चुका एक सैमी नाम का गैंगस्टर कोर्ट में बताता है कि कैसे जॉन के ऑर्डर्स पर वो मर्डर करवाता था। सैमी ओपनली ये भी कबूल करता है कि उन्हें पता था कि पुलिस और FBI हमेशा उनके कॉल सुनते हैं और उन पर नजर रखते हैं, इसलिए वो लोग कभी अपने किसी बार और क्लब में हथियार नहीं रखते हैं, ताकि पुलिस कभी भी उनके आदमी को किसी हथियार के साथ अरेस्ट ना कर पाए। सैमी अपने एक क्लब का एड्रेस भी मेंशन करता है, जो टॉमी अपनी डायरी में नोट कर लेता है। वो क्लब टॉमी और रोजी के घर से कुछ ही दूर होता है, इसलिए टॉमी खुद एक एड्रेस पता करने के बहाने उस क्लब के अंदर जाता है और नोटिस करता है कि उस क्लब में कोई भी इटालियन मॉबस्टर गन नहीं रखता है और क्लब के अंदर मोस्टली गैंगस्टर गोल्ड पहनते हैं और कैश के साथ आपस में गैम्बलिंग करते हैं। जब इटालियन गैंगस्टर उसके फादर से वसूली करने आते थे और कई बार पैसे ना दे पाने की वजह से वो उसके फादर को पब्लिकली मारा करते थे। और अब टॉमी अपने बचपन के उस जिल्लत का बदला लेने का सोचता है। टॉमी एक सब मशीन गन खरीद कर रोजी से कहता है कि वो उन गैंगस्टर के क्लब हाउस को लूटने वाला है, जिसे सुनकर रोजी चौंक जाती है और उसे अपना प्लान ड्रॉप करने को कहती है, क्योंकि इटालियन माफिया से चोरी करना बेहद रिस्की हो सकता था और किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया था। टॉमी रोजी को कन्विंस करता है कि उस क्लब में कभी कोई हथियार नहीं होता है और ये एक बेहद इजी रॉबरी होगी और माफिया वाले शर्म से और ब्लैक मनी होने की वजह से कभी इस चोरी की पुलिस कंप्लेन भी नहीं करेंगे और
और रोजी उसकी बात से कन्विंस होकर उसे सब मशीन गन लोड करना और चलाना सिखाती है। अगले दिन वो दोनों उस क्लब हाउस की रेकी करते हैं जहाँ रोजी इस रॉबरी के लिए काफी नर्वस थी और वो वेपन के साथ उस क्लब के अंदर जाता है और रोजी कार स्टार्ट कर उसका बाहर वेट करने लगती है। वो एक हुडी से सर ढककर और सनग्लास लगाकर अंदर जाता है, अपनी सब मशीन गन दिखाकर सभी गैंगस्टर को डराने लगता है और उनसे उनका गोल्ड और कैश मांगता है। पर वो लोग टॉमी से नहीं डरते, बल्कि उन्हें लगता है कि टॉमी उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है और वो लोग उस पर हंसने लगते हैं, जिसपे टॉमी गन से हवा में अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। फाइनली गैंगस्टर टॉमी को सीरियसली लेने लगते हैं और अपनी गोल्ड रिंग्स, वॉचेस और कैश रोल उसे दे देते हैं, पर वो टॉमी को वार्न करते हैं कि वो उसे जल्द ही ढूंढ निकालेंगे, जिसपे टॉमी फिर से फायरिंग करता है और उन सबको जमीन पर लेटने के लिए कहता है और सारे वैल्यूएबल आइटम्स लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और रोजी उसे लेकर वहाँ से भाग निकलती है। घर आकर वो दोनों अपनी लूट चेक करते हैं, जिसमें काफी सारा कैश और गोल्ड की चीजें होती हैं, जिसे देखकर वो बेहद खुश होते हैं क्योंकि अब वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर सकते थे। उधर इस चोरी से इटालियन माफिया का गैंग लीडर सैल अपने आदमियों से बेहद नाराज होता है और पूछता है कि वो रॉबर कौन था और इस शहर में किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे क्लब हाउस में घुसकर चोरी कर गया। इसके बाद सैल अपने बॉस और गजेलो क्राइम फैमिली का लीडर बिग एल से मिलने जाता है और उसे अपनी क्लब में हुई उस चोरी के बारे में बताता है। सभी इटालियन क्राइम फैमिली की तरह बिग एल के घर में भी FBI के लोगों ने बग्स लगाए होते हैं और वो सैल से कोड वर्ड में कहता है कि अपने आदमियों से उस रॉबर को ढूंढने को कहो, पर उसे जान से नहीं मारना है क्योंकि जॉन गॉटी के ट्रायल और मीडिया की वजह से सभी इटालियन गैंग्स पर पुलिस की नजर है। उधर टॉमी और रोजी एक ज्वेलर को लूटी हुई गोल्ड की चीजें बेचने जाते हैं, लेकिन उनकी बातों से ज्वेलर समझ जाता है कि ये सामान चोरी का है और वो उसे लेने से मना कर देता है। वो दोनों वापस आने लगते हैं जब टॉमी गुस्से में गन निकालकर रोजी को एक और क्लब के बाहर गाड़ी रोकने के लिए कहता है। टॉमी फिर से कैप और सनग्लासेस पहनकर क्लब के अंदर जाता है जहाँ सारे इटालियन गैंगस्टर मैच देख रहे होते हैं और वो फायरिंग करके उन सबको लूटने लगता है। इस क्लब पर FBI की एक टीम नजर रख रही होती है, जिन्होंने क्लब के अंदर साउंड रिकॉर्डिंग बक्स लगाया होता है और टॉमी के चलाए हुए गोलियों की आवाज से FBI वाले अलर्ट हो जाते हैं। टॉमी पिछले बार की तरह उन सबसे गन पॉइंट पर उनके वॉलेट और वॉचेस छीन लेता है और इस बार वो इटालियन गैंगस्टर को ह्यूमिलेट करने के लिए उनके पैसों के साथ उनके कपड़े भी छीन लेता है और बाहर बैठे FBI के लोगों को यकीन नहीं होता है कि कोई इटालियंस के क्लब में घुसकर उनके पैसे चुरा रहा है। और जब टॉमी चोरी कर बाहर आता है और रोजी के साथ भाग रहा होता है, तब उसके पीछे अपने अंडरगारमेंट्स में वो गैंगस्टर भी बाहर आते हैं और FBI का वो एजेंट फ्रैंक उन सबकी फोटो क्लिक कर लेता है क्योंकि आज तक किसी ने भी इटालियन माफिया की ऐसे इंसल्ट नहीं की होती है। और स्टैन टॉमी और रोजी के भागते हुए भी कुछ ब्लर पिक्चर क्लिक कर लेता है। घर पर दोनों फिर से लूटा हुआ कैश इकट्ठा करते हैं, जो पहले से इस बार काफी ज्यादा होता है। अब टॉमी और रोजी इन रॉबरी से कंफर्टेबल होने लगते हैं। इतना पैसा आ जाने पर भी वो दोनों अपनी जॉब नहीं छोड़ते हैं। एजेंट फ्रैंक एक जेरी नाम के क्राइम रिपोर्टर को उस रॉबरी की न्यूज देता है और इटालियन गैंगस्टर की वो अंडरवियर वाली पिक्चर के साथ अगले दिन न्यूज़पेपर में एक कॉलम छाप देता है जिसमें अननोन कपल का जिक्र होता है जो इटालियन माफिया के सोशल क्लब को निशाना बना रहे हैं। उधर टॉमी जॉन गोटी के ट्रायल को देखने के लिए एक बार फिर से कोर्ट जाता है, जहाँ उसे एक और क्लब का नाम पता चलता है जहाँ इटालियन गैंगस्टर आते जाते थे। टॉमी रात को उस क्लब को लूटने पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि उस क्लब में सिर्फ 3 बूढ़े गैंगस्टर बैठकर कार्ड खेल रहे होते हैं और टॉमी उन्हीं को लूटने का मन बना लेता है। वो तीनों टॉमी से कोई बहस नहीं करते हैं और टेबल पर पड़ा सारा कैश उसे दे देते हैं। तभी जॉय डी नाम का गैंगस्टर अपनी वॉलेट उससे वापस मांगता है और कहता है कि वो वॉलेट उसकी बीवी की आखिरी निशानी है और वो टॉमी और उसकी गन से बिना डरे उसे पंचेस मारने लगता है। टॉमी उस क्लब से बाहर भाग जाता है और रोजी जल्दी से वहाँ से कार भगा लेती है। घर आकर वो दोनों बेहद डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि इस बार उन्हें कुछ $200 ही मिल पाए थे। टॉमी देखता है कि उस जॉय डी नाम के बूढ़े आदमी के वॉलेट में एक लिस्ट होती है। इस लिस्ट में गजेलो क्राइम फैमिली के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम, एड्रेसेस और फोन नंबर होते हैं, जिसमें टॉप में बिग एल से लेकर नीचे के फुट सोल्जर्स तक का जिक्र होता है। और इस लिस्ट के साथ FBI वाले पूरे गजेलो फैमिली के ऊपर रिको का केस लगा सकते हैं। लिस्ट से पता चलता है कि ये गजेलो फैमिली के क्राइम
गैंगमेंबर का पूरा फ्लो चार्ट है। अगले दिन न्यूज़पेपर में उस रॉबरी की न्यूज छप जाती है और सारे न्यूयॉर्क और अमेरिका के लोग हेडलाइंस पढ़कर इटालियन माफिया पर हंसने लगते हैं, क्योंकि एक कपल उन्हें मल्टीपल टाइम्स लूट चुका होता है। टॉमी और रोजी भी ये न्यूज पढ़कर शॉक होते हैं। उस आर्टिकल में उनका नाम तो नहीं होता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इन रॉबरी के बारे में सारे लोग जान चुके हैं। सैल भी वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़कर अपने लोगों को सुनाता है और गालियां देता है, क्योंकि इस न्यूज की वजह से लोग उस कपल को अमेरिका के फेमस रॉबर कपल बॉनी और क्लाइड से उनको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों सिर्फ इटालियन क्रिमिनल्स को ही लूट रहे हैं। टॉमी रोजी से कहता है कि न्यूज में आने की वजह से वो दोनों इटालियन माफिया के हाथों एक्सपोज हो सकते हैं, और वो अपने जान के एश्योरेंस के लिए क्लब में फोन करके एक गैंगस्टर को बता देता है कि उनके पास वो लिस्ट है, और वो उन्हें वार्न भी करता है कि कभी कोई उनके पीछे उन्हें मारने आया तो वो ये लिस्ट FBI को दे देंगे। रोजी भी लिस्ट में से बिग एल का नंबर निकालकर उसे फोन करती है और कहती है कि अपने सभी आदमियों से कह दो कि हमें ढूंढना बंद कर दे, और वो तुरंत सैल को अपने घर बुलाता है और बेहद नाराज होकर पूछता है कि उनके हाथों में ये लिस्ट कैसे आ गई। और सैल उसे समझाता है कि ये लिस्ट इसलिए बनाई गई थी कि गैंग का कोई आदमी कभी अरेस्ट हो जाए तो वो लिस्ट में अपने ऊपर के नाम को कॉल करके बेल भरने के लिए बुला सके। ये लिस्ट जॉय डी के पास इसलिए रखी गई थी क्योंकि FBI कभी बूढ़े गैंग मेंबर पर ज्यादा शक नहीं करती। बिगाल कहता है कि इन रॉबरीज और न्यूज़पेपर आर्टिकल से हमारा पहले ही बेहद मजाक बन चुका है, और वो उसी रात पूरे गैंग मेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए कहता है। रात को बिगाल अपने गजालो फैमिली के सभी गैंग मेंबर से मिलता है और टॉमी और रोजी को ढूंढकर उन्हें मारने के ऑर्डर्स देता है, क्योंकि लिस्ट वाली धमकी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो नोटिस करता है कि जॉय डी नाम का वो बूढ़ा गैंग मेंबर उस मीटिंग में नहीं आया है, और अगले दिन FBI के एजेंट्स उसे बताते हैं कि जॉय डी को अपनी जान का खतरा था, इसलिए वो FBI का गवाह बन गया है। और गैमलिनो फैमिली के बाद अब FBI गजालो फैमिली को जेल भेजने वाली है, पर बिग एल उनकी धमकियों से नहीं डरता है। FBI के पास अगर सच में वो लिस्ट होती तो वो उसे अब तक अरेस्ट कर चुके होते। रोजी उस न्यूज़पेपर आर्टिकल के राइटर जेरी को कॉल करती है और कहती है कि तुमने सिर्फ एक चोरी के बारे में लिखा है, लेकिन हम दोनों ने मल्टीपल टाइम्स उन इटालियन को लूटा है। और जेरी रोजी को अपनी कंप्लीट स्टोरी सुनाने के लिए एक मीटिंग रखने के लिए कहता है। रोजी हेजिटेट करती है, लेकिन जेरी उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उनका नाम मेंशन नहीं करेगा। रोजी जब जेरी से मिलती है तभी टॉमी भी वहाँ आ जाता है, और काफी रेजिस्ट करने के बाद रोजी उसे भी अपनी कहानी शेयर करने के लिए मना लेती है। जेरी इस बार काफी डिटेल्स के साथ दूसरा आर्टिकल पब्लिश कर देता है, और इस न्यूज से इटालियन माफिया की और इंसल्ट होती है। पर अब टॉमी और रोजी के ऊपर काफी अटेंशन आने लगती है, और रोजी और टॉमी का बॉस जो समझ चुका होता है कि इन रॉबरीज के पीछे यही दोनों हैं, उन्हें केयरफुल रहने के लिए वार्न करता है। टॉमी अपने रॉबरी से कमाए हुए पैसे अपने छोटे भाई को दे देता है और उसे बताता है कि वो रोजी से शादी करने का सोच रहा है, पर तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे उसके पैसे वापस देकर शॉप से बाहर निकाल देती है। टॉमी रोजी से कहता है कि अब वो शहर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना चाहता है, और उनके पास अब काफी पैसे हैं, जिससे नए शहर में वो एक फ्लावर शॉप खोलेंगे। और वो रोजी को शादी के लिए प्रपोज भी करता है, और वो उसे शादी के लिए हाँ बोल देती है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो क्रिसमस के दिन शादी करेंगे। फोन टैपिंग के बाद FBI वालों को भी उस लिस्ट के बारे में पता चल चुका होता है, और एक दिन टॉमी और रोजी जब अपने घर से बाहर होते हैं तब FBI वाले उनके घर में घुसकर उस लिस्ट की एक कॉपी बना लेते हैं। उसी लिस्ट और जोई डी की गवाही के दम पर बिग एल को रिको चार्जेस में उसके घर से अरेस्ट कर लेते हैं। जेरी को एजेंट फ्रैंक से पता चलता है कि FBI टॉमी और रोजी को लिस्ट के बदले में कोई भी प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करने वाली है, क्योंकि उनके नजर में वो दोनों बस एक आम चोर हैं और उन्होंने FBI की कोई हेल्प नहीं की है। जेरी इस बात के लिए फ्रैंक पर बेहद गुस्सा होता है, क्योंकि उनकी लिस्ट के बिना वो कभी भी बिग एल तक नहीं पहुंच पाते। उधर सैल अपनी क्लब के पास ट्रैफिक सिग्नल पर टॉमी और रोजी को उनके ग्रे कार में देखता है, जिस कार का कलर और मॉडल उस कपल के बारे में छपे न्यूज आर्टिकल से मैच हो रहा होता है, और उन्हें फॉलो करके वो शॉक रह जाता है, क्योंकि वो दोनों उसके क्लब से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर रह रहे होते हैं। जेरी को पता होता है कि अब इटालियन माफिया के लोग उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे, और वो टॉमी और रोजी को मैक्सिको की 2 टिकट देके देश छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों उसका किसी भी तरह फेवर लेने के लिए मना कर देते हैं और कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वो दोनों एक मेले में जाकर एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और पूरे शहर की क्रिसमस डेकोरेशन भी देखते हैं, लेकिन उन दोनों को रियलाइज नहीं होता है कि इस सारी जर्नी में उन दोनों को कोई फॉलो कर रहा था। जैसे ही टॉमी और रोजी मैनहट्टन के एक ट्रैफिक सिग्नल
पर रुकते हैं, उन पे फायरिंग शुरू हो जाती है और एक दूसरे के साथ ही वो दोनों मारे जाते हैं। मूवी के आखिरी में हमें उनके पूरे नाम के साथ उनकी रियल पिक्चर दिखाई जाती है और बताया जाता है कि 1992 में क्रिसमस ईव के दिन उन दोनों को मार दिया गया था और उनकी उस लिस्ट के थ्रू कई इटालियन फैमिलीज के करीब 20 लोगों को जेल जाना पड़ा था, जिस बात का क्रेडिट उन दोनों को FBI ने कभी नहीं दिया। इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।